हाय लबासना ड्रीमर्स, आज तारीख है 1 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज सैटरडे है तो आज हमारे पास कोई कार्टून नहीं होगा डिस्कस करने के लिए। आज हम सीधा अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, देखिए 1960 तक तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं कि आपको पहले की एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको पहले देखते हुए फिर प्रॉपर बोर्ड में वेरियस स्टेज से उसे पास करते हुए क्या किया जाएगा कि उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। तो 1960 तक तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेकिन 1994 से ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है। देखिए 1994 में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविज़न दिए जाते हैं, कुछ बातें बताई जाती हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA के जो वो होंगे मेंबर्स होंगे, आपको उनके पास भेजना होगा। और फिर वो वेरियस स्टेजेस पर क्या होता है कि एनवायरनमेंट का प्रॉपर एनालिसिस होती है। तो उसमें एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट का पूरा खाका देखते हैं कि कितना पैसा खर्च होना है और कहाँ पर खर्च होना है और उसका इन फ्यूचर में क्या रिपरकशन हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर वापस से जो पूरी उस इम्पैक्ट की एनालिसिस करके अगर उन्हें फील होता है कि ये बेसिकली जितना जितना हमें प्रॉफिट देने वाला है उससे कहीं ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएगा, तो EIA की जो टीम होती है वो कभी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करती है। यही होता है। इससे पहले भी होता ये आया था कि जो डिफेंस की एक्टिविटीज़ हो गई कि अगर डिफेंस के रिगार्डिंग कोई है, कोई अगर माइंस के रिगार्डिंग है, मतलब जो क्रिटिकल सेक्टर से, तो क्रिटिकल सेक्टर के रिगार्डिंग एक स्पेशल अप्रूवल के लिए एक टीम बना ली जाती थी। ठीक, पहले पहले ऐसा होता था। लेकिन अभी राइट नाउ क्या हुआ कि माइनिंग के रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रकार के फैक्ट्री वगैरह को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग, तो हुआ क्या कि अगर आपको माइन करना है, आपको कोई चीज़ प्रोसेस करना है, ठीक है, तो या फिर कोई गैस सर्च करना है, सेस्मिक वेव का यूज करना है, तो जो दीज टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं इसको पूरी तरह से ये EIA की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अभी जो रिसेंट में ये 2020 में जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें यही मेजर चेंजेस किए गए हैं कि अभी आपको करना क्या होगा कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस या जो असेसमेंट होगा, कह रहे वो कोई करेगा नहीं, सिंपली आप जाओ और आप माइनिंग कर सकते हो। तो ये कोल वगैरह के रिगार्डिंग कोयला निकालना हो गया या फिर कोई भी मिनरल्स अगर आपको निकालना हो गया तो उसमें इस प्रकार के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यह राइटर कहते हैं कि देखिए आपने जो सिस्टम पहले से ही वीक था, आप उसको और भी ज़्यादा वीक करते जा रहे हो। अभी राइट नाउ का जो पैंडेमिक है ये तो सारी दुनिया को घुटनों पर लेकर के आया है। आप तो देख रहे हो ना कि एनवायरनमेंट का जो प्रकृति है, जब प्रकृति के साथ जब आप डिस्टर्बेंस करते हो, जब आप उसे परेशान करते हो, तो इस प्रकार के डिजास्टर्स आपके सामने आते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, दुनिया में अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया तो तीसरी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस इंडिया में हैं। तो जब एनवायरनमेंट का इतना बड़ा प्रभाव जब आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है अगर किसी बात का, तो आपको ये EIA को और भी ज़्यादा वीक नहीं करना चाहिए था, ऐसा ये आर्टिकल में बात करते हैं। कहते हैं कि आपने EIA को वीक किया, पहले तो ऑलरेडी वो वीक था, लेकिन अभी आपने क्या किया, बिल्कुल उसके रेंज के बाहर कर दिया कि अब तो वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस भी नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो एक क्या है कि एक फ्यूचर फॉर इंडिया करके एक NGO है। तो अब फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक एक NGO है। तो जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक जो NGO है उसके अगेंस्ट में हुआ क्या कि एक UAPA का इन्होंने एक्ट लगा दिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का कानून लगा दिया। वो इसलिए क्योंकि ये NGO कर क्या रही थी कि जो एनवायरनमेंट के मिनिस्टर थे उनको बैक टू बैक लेटर्स, बैक टू बैक मेल्स मीन उनको प्रॉपर अवेयर करने की कोशिश कर रही थी कि आपने जो अभी EIA को वीक किया हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राइटर कहते हैं कि जो ऐसे इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, अगर आप उसके साथ इस तरह से बर्ताव करोगे कि आप बिल्कुल उसके ऊपर UAPA का एक्ट लगा देते हो जो कि एक क्रिमिनल के ऊपर लगाया जाता है, जो कंट्री के अगेंस्ट में काम करता है, आप उसके अगेंस्ट में आप ये लगाते हो। बट अभी आपने किया क्या
कि वो सिंपली वो आपको मेल ही तो भेज रहा था, वो आपको अवेयर ही तो कर रहा था, वो आपको क्रिटिसाइज ही तो कर रहा था, ये तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपने उसको रिगार्डिंग लेकर के आप उसके अगेंस्ट में इस प्रकार का एक्शन ले रहे हो। और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट है, कह रहे आप उसकी टीम को वीक कर रहे हो, आप उस एक्ट को कमज़ोर कर रहे हो। कह रहे आपको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। इस आर्टिकल में इसी पर बात करते हैं। आगे बताते क्या है कि हमें करना क्या चाहिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को बल्कि और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि ये आज का डिजास्टर है, ऐसा कोई अब हो सकता है कि कोविड-19 का टाइम पीरियड आने वाले 5 महीने 6 महीने बाद तो ख़त्म हो जाए, लेकिन ये हमारा पहला डिजास्टर नहीं है और ये आखिरी डिजास्टर नहीं है। कहने की वो प्रकृति है, प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हो तो फर्दर आपको और भी अच्छे अच्छे डिजास्टर, इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक आपको डिजास्टर देखने को मिल सकते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। राइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। देखिए हमारे जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है उसमें बात क्या करते हैं कि इंडिया अपनी पूरी जीडीपी का, अगर हेल्थ पर जो खर्च करने की अगर आप बात करोगे तो अपनी जीडीपी का 1.28% खर्च करता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आगे भी बात क्या करता है कि इंडिया में जो डॉक्टर्स की संख्या है, जो नंबर ऑफ जो हेल्थ केयर वर्कर है, मीन सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पर पॉपुलेशन पे जो रेशियो है, कहने की अगर पूरी दुनिया का अगर एवरेज देखा जाए तो एक डॉक्टर अवेलेबल होता है 1000 की पॉपुलेशन पर, लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो 1457 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर अवेलेबल है। और उसमें से भी अगर हम एलोपैथी को नहीं, हम सारे डॉक्टर्स को अगर हम काउंट करते हैं उसके बाद हमारे पास ये रेशियो आता है। तो अगर हम केवल एक्सपर्ट्स को अगर हम काउंट करेंगे तो होगा क्या कि ये नंबर, ये रेशियो और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। ठीक, ये तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक है। अब देखिए एनुअल सर्वे एक हुआ क्या कि एक जनगणना नामक एक संस्थान है, तो जनगणना जो कि बेंगलुरु में स्थित है, तो उसने किया क्या कि एक एनुअल सर्वे किया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन सिटी सिस्टम, मतलब शहरों में किस प्रकार का सिस्टम चलता है उसी के रिगार्डिंग किया एक प्रकार का असेसमेंट किया, उसने एक प्रकार का सर्वे किया। और सर्वे में पाता क्या है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उन्होंने कुछ मेजर पॉपुलेशन सिटीज़ की बात की, बेंगलुरु को ले लिया, चेन्नई को ले लिया, दिल्ली को ले लिया, मुंबई को ले लिया, ठीक, तो कोलकाता को ले लिया। तो इस प्रकार की सिटीज़ को उन्होंने क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को काउंट किया और बताते क्या हैं कि जो कोविड-19 के जो 50% केसेस हैं, कह रहे केवल इन्हीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही हमें देखने को मिलते हैं। और आज 27 ईयर हो गए हैं, 74th जो अमेंडमेंट था पारित हुए, कह रहे हैं उसको आज 27 ईयर हो गए हैं, लेकिन आज भी जो हमारी जो मेट्रोपॉलिटन जो म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं और जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं, कह रहे हैं वो उस प्रकार से फंक्शन नहीं करती, उस प्रकार से काम नहीं करती। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन भी करते हैं, कहते क्या है कि अगर हम इंडिया के सबसे बेहतरीन अगर म्यूनसिपलिटी की बात करें तो हमें मुंबई में देखने को मिलती है, जहाँ पर अगर आप स्टाफिंग का अगर आप रेशियो देखोगे तो 1 लाख की पॉपुलेशन पर 932 मेंबर्स हैं, मतलब 932 स्टाफ्स काम करते हैं 1 लाख की पॉपुलेशन पर। अब आप ये अगर रेशियो अगर आप देखोगे, अगर आप वर्ल्ड लेवल पर अगर आप कवर करने की कोशिश करोगे तो 2000 से ज़्यादा, करीब 2500 के आसपास तो जोहानिसबर्ग में हमें देखने को मिलता है। 1 लाख की पॉपुलेशन पर जो म्यूनसिपलिटीज़ में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या है, मुंबई जो कि इंडिया का सबसे बेहतरीन म्यूनसिपलिटी है, वहाँ पर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 932 स्टाफ हैं। लेकिन अगर जोहानिसबर्ग की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर 2500 के अप्रॉक्स डेटा मैं बता रहा हूँ कि 2500 के आसपास क्या है कि वहाँ पर स्टाफ है 1 लाख की पॉपुलेशन पर। और वहीं अगर आप अमेरिका में अगर आप न्यूयॉर्क की बात कर लोगे तो न्यूयॉर्क में क्या है कि 5000 से ज़्यादा 5447 स्टाफ हैं वहाँ पर 1 लाख की पॉपुलेशन पर। मतलब जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हाइजीन का काम करना और वहाँ के सिस्टम को मेंटेन करना बेसिकली उन्हीं का काम होता है। अब लेकिन आपने किया क्या कि जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं, कह रहे हैं आपने 74th अमेंडमेंट के पारित होने के बावजूद, 27 ईयर पारित होने के बावजूद आपने किया कि उसको वो डिसेंट्रलाइज नहीं किया, पावर को आपने डिसेंट्रलाइज नहीं किया है। बहुत कम ऐसी सिटीज़ हैं, अभी आउट ऑफ मीन 54 सिटीज़ को लेंगे और बोलेंगे कि 54 सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिया के 50% जीडीपी को कवर करती हैं। मतलब जो म्यूनसिपलिटी कह रहे हैं कि 50%, क्या है कि 54 सिटीज़ हैं जो इंडिया की जीडीपी का 50% कवर करती हैं। बट स्टिल अभी जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो हमारा अर्बन मैनेजमेंट है, कह रहे हैं ये म्यूनसिपलिटीज़ का प्रॉपर तरीके से फंक्शन न कर पाना, ये दिखाता है कि हम कोविड-19 को किस प्रकार से डील कर रहे हैं। कोविड-19 में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ असफल हो रही हैं,
कह रहे उसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की कह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, उन पर कंट्रोल डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक लीडर्स का बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो बहुत ढेर सारे टास्क होते हैं। अब कह रहे हैं कि अब इन्होंने फिर एक इम्पैक्ट की एनालिसिस दी कि अगर हम टॉप के अगर 18 अगर सीरीज़ को उठा लें तो उसमें से केवल 10 में ऐसा हमें देखने को मिलता है जहाँ पर ऑन पेपर मेयर है, और मेयर है भी तो मेयर बिल्कुल लूप होल के बाहर रहता है, वो प्लानिंग नहीं कर सकता है, वो स्ट्रेटजी नहीं बना सकता है, वो हाइजीन पर, वो एजुकेशन पर, मतलब वो प्लानिंग पर बिल्कुल भी प्लानिंग का पार्ट नहीं होता है मेयर। अब राइटर कहते हैं कि अगर इंडिया को इस प्रकार के डिजास्टर जैसे कोविड-19 तो अभी आज का टाइम पीरियड का है, आने वाले समय में हमें और भी ऐसी बीमारियां हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर इंडिया को अगर अपनी जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो अर्बन पुअर पॉपुलेशन है, कहते हैं जो अर्बन में भी जो रिच क्लास है, कह रहे वो तो खुद को मेंटेन कर लेती है, लेकिन अर्बन में भी कह रहे एक मेजर पॉपुलेशन है जो कि गरीब है, तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है इस प्रकार की म्यूनिसिपैलिटीज़ का। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ को आपको सपोर्ट करना होगा, आपको स्ट्रेंथन करना होगा, और करना क्या होगा कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। जो मेयर हो, कह रहे मेयर का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तब तो जाकर के आप क्या कर सकते हो कि आप डिसेंट्रलाइज पावर आप मीन अर्बन पॉपुलेशन जो गली मोहल्लों के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, आप एक लीडर को पैदा कर सकते हो। तो वो करेगा क्या, वो प्लानिंग करेगा, वो अपनी सिटी की प्लानिंग करेगा, वहाँ पर हाइजीन, वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कह रहे कि उसकी जो उसका असेसमेंट है, कह रहे वो कर लेगा। तो इससे होगा क्या कि अगर फर्दर कभी भी इस प्रकार का डिजास्टर आता है, इस प्रकार का पेंडेमिक फैलता है, तो वो लीडर रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसके लिए। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट आंसरेबल नहीं होगी इसके रिगार्डिंग, और चूंकि वो उन्हीं में से चुना गया होगा, तो चूंकि लोकल लोगों में से अगर कोई लीडर चुना जाएगा तो वहाँ के लोग उसकी बात सुनेंगे भी। ऐसे क्या होता है कि आपको स्टेट लेवल पर जा करके सीधा एक आदेश आप पारित करते हो, पुलिस जा करके आप चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करवाती है। तो राइटर के अकॉर्डिंग कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाना चाहिए। जब हम एक हर मोहल्ले से या फिर हर ब्लॉक से अगर हम करेंगे क्या कि एक लीडर को निकालेंगे, फिर वो लीडर अपना एक लीडर चुनेगा, तो वो एक पावर क्या होगी, डिसेंट्रलाइज होगी, फिर हमें पुलिस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा इस प्रकार के डिजास्टर के टाइम में भी। ठीक है, तो राइटर इसी का जो उसका वो सोल्यूशन बताते हैं, कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कोविड-19 को फ्लैटनिंग मतलब वो कर्व फ्लैटनिंग करने में असफल रही हैं। उसके पीछे का मेजर रीज़न है म्यूनिसिपैलिटीज़ का प्रॉपर तरीके से फंक्शन न कर पा रहा, और वो मेयर की पावर को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं, उसे बढ़ाने की बात करते हैं, और मेयर के चुनाव में मेजर रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं। कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रहे हैं उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट न करें, और जो लोकल लेवल के जो एजुकेटेड लीडर्स हैं कह रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, सो दैट कि अर्बन की जो प्लानिंग है कह रहे हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। राइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है, वो इसमें हो क्या रहा है कि लॉकडाउन वगैरह को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके ईज़ किया जा रहा है। अब ईज़ किया जा रहा है, कैसे ईज़ किया जा रहा है? अब देखिए अनलॉक 1.0, अनलॉक 2.0, अनलॉक 3.0, तो दिस टाइप ऑफ जो वो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा। बट स्टिल अभी भी बात कर रहे हैं कि जिम हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, और इवन जो डांस क्लासेस हो गई, कोचिंग क्लासेस हो गई, तो अभी उनके भी खुलने के आसार कह रहे हैं कि बहुत कम है। बट स्टिल अभी अभी जो 5 अगस्त से होगा क्या कि ये इन चीज़ों पर कुछ हद तक वो छूट देने वाले हैं। अब कहते हैं कि तमिलनाडु में हुआ क्या था कि ई पासिंग का सिस्टम है कि अगर आप इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको होगा क्या कि ई पास सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कहते हैं कि स्टिल कह रहे जब तक कि वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती है तब तक इस प्रकार का रिलीज़ देना, इस प्रकार का रिलीफ देना कह रहे कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब देखना यह है कि अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि गाइडलाइन तो सेंटर से इशू कर दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होती हैं कि वो इसे इम्प्लीमेंट करती हैं। हमें ऐसा देखने को मिला था कि जब सेंटर ने प्रॉपर तरीके से बोल दिया कि नहीं आप अनलॉक कर दोगे, लॉकडाउन खुल गया, बट स्टिल कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया था कि अपने डिस्ट्रिक्ट को क्या किया था, उन्होंने लॉकडाउन वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ था, क्योंकि जो मेजर अथॉरिटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल होता है वो एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म में तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही होता है, तो फाइनली वही डिसाइड करता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए। तो ऐसा देखने को मिला था कि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन में जो उसके विवेकाधीन जो शक्तियाँ थी जिलाधिकारी की, तो प्रयोग करता था और काफ़ी जगह पर लॉकडाउन लगा करके रखा हुआ था। ठीक है,
तो राइटर वही अनलॉक के लिए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनलॉक का अभी वो टाइम पीरियड नहीं आया हुआ है और हमें फूक कर कदम रखना चाहिए और धीरे धीरे चीज़ों को ईज़ करना चाहिए। इससे ज़्यादा इस वाले आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन आर्टिकल है, तालिबान ने खुश होकर के किया कि सीज़ फायर के लिए अनाउंस कर दिया। सीज़ फायर का मतलब क्या हुआ कि अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी ईद का फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल की वजह से उन्होंने किया क्या कि इस्लामिस्ट में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उन्होंने बोला कि मैं तीन दिन के लिए मैं क्या करूँगा कि सीज़ फायर कर दूंगा, कि मैं किसी को मारूंगा नहीं और किसी भी प्रकार का वॉर नहीं होगा। हो क्या रहा है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कि तालिबान और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तालिबान चाहता है गवर्न करना पूरे अफगानिस्तान पे, बट अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है कह रहे हैं वो वहाँ पर रूल करना चाहती है। तो पिछले साल हुआ क्या था कि अब्दुल्ला और अशरफ गानी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, चुनाव हुआ और उसके 7 महीने के बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, तो अब्दुल्ला मानने से इनकार कर देते हैं। तो अब्दुल्ला कहते क्या है कि अब हम अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर धोखा हो रहा है, यहाँ पर चीटिंग हो रही है। तो अभी जब अब्दुल्ला को प्रॉपर तालिबान के साथ बात करने के लिए जो काउंसिल है, जो मीटिंग है, कह रहे जब उसमें लीड रोल दे दिया जाता है तब वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है, अब अशरफ गानी ही क्या करेंगे कि लीडर होंगे अफगानिस्तान के। अब तालिबान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही थी फरवरी में, बट अमेरिका ने किया क्या, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को उस लूप से बाहर करके रखा हुआ था। बट उसके बाद भी जब से अमेरिका ने साइन किया था तालिबान के साथ मेन एग्रीमेंट साइन किया था, उसके बाद 3,500 जो अफगानिस्तान के सोल्जर हैं कह रहे हैं वो मारे गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और तालिबान के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ था, कह रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कह रहे हैं वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में इस 3 दिन के सीज़ फायर के बाद वार्तालाप करने की बात की जा रही है। तो फर्दर हमें आने वाले टाइम में हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई कंसेंसस बनता हुआ दिखे और तालिबान को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में एक प्रपोर्शन में हो सकता है कि मीन्स शेयर मिल जाए, पावर मिल जाए, ठीक है, जो वो चाहते हैं। अब वो देखने वाली बात होगी कि फर्दर क्या होता है। इस वाले आर्टिकल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आज की तारीख में सैटरडे में द हिंदू में जो भी चीज़ें थी डिस्कस करने के लिए रेलिवेंट, वो मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।